तो ये कहानी है एक इंडियन ट्रैवलर की जो 4 बेहद अजीबोगरीब हवाई जहाज लेके 48 घंटे की दूरी तय करके जाने की कोशिश कर रहा है यूरोप के सबसे रिमोट आइलैंड पे। एक ऐसा आइलैंड जहाँ सिर्फ 300 इंसान रहते हैं, लेकिन उन 300 इंसान के लिए एयरपोर्ट भी है। तो तैयारी चल रही है यूरोप के रिमोटेस्ट आइलैंड के एयरपोर्ट पे। जहाज कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, ये 48 घंटे कैसे कटेंगे और खर्चा कितना आएगा, ये सब जानते हैं आज के वीडियो में। तो ये कहानी शुरू होती है लिस्बन एयरपोर्ट, जहाँ से मैं ये चैलेंजेस भरा सफर शुरू करने वाला था। और यहाँ मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होने की वजह से मैं एक रात पहले ही यहाँ पहुंचा था। अब सोचा तो ये था कि अपने प्रायोरिटी पास मेंबरशिप कार्ड का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट लाउंज में रात काट दूंगा, लेकिन फिर जब अपने कार्ड पे गौर किया तो पता लगा कि ये कार्ड तो कुछ महीने पहले एक्सपायर हो गया। एयरपोर्ट लोन कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आगे बताता हूँ, लेकिन अभी रात के दाना पानी का जुगाड़ करना जरूरी था। तो रात की दाल रोटी का जुगाड़ करने मैं पहुंचता हूँ सेफ और सस्ता ऑप्शन बर्गर किंग। हाँ, जानता हूँ बर्गर किंग पे दाल रोटी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मिला जिसको जानकर आप चौंक जाओगे। ऑर्डर किया मैंने एक मील जिसमें आया बर्गर, ऑनियन रिंग्स और ड्रिंक। खर्चा आया 8.5 यूरो यानी 800 रुपए के आसपास। लेकिन ये देखो मुझे यहाँ क्या मिला। अच्छा, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिलती है अनलिमिटेड। यहाँ पे गिलास रखो, पुश का बटन दबाओ, जितनी मर्जी पियो, जितनी बार मर्जी पियो। यहाँ कोल्ड ड्रिंक आप कितनी भी, कोई भी और कितनी भी बार पी सकते हो। इसी चक्कर में आपका भाई 3 गिलास के अटक गया। अब इंडियन है, पैसा कहीं ना कहीं से तो वसूल करना ही था। अब पेट पूजा के बाद करना था काम दूजा। तो आज रात का ठैया ढूंढने निकला और मुझे मिला ये शाही ठिकाना। अब ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर ही लिया था कि यही वो जगह है जहाँ होगा आज रात का ठिकाना। गुड नाइट। अभी भी नींद में हूँ क्योंकि रात भर सोया ही नहीं। पर अभी टाइम हो गया है आइलैंड होपिंग का। जो ये उड़ता तीर मैंने लिया है उसको एक्चुअल में एक्सपीरियंस करने का। फ्लाइट डिपार्चर से 3 घंटे पहले चेक इन स्टार्ट हुआ, जिसका मैं ऑलरेडी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही काउंटर खुला सबसे पहले मैं पहुंचा बोर्डिंग पास लेने और ये भारी भरकम बैग एयरलाइंस के जिम्मे करने। स्मूथ चेक इन हुआ, सिक्योरिटी चेक सुपर फास्ट, और फिर मैं फाइनली एंटर हुआ गेट्स वाले एरिया में, जहां सबसे पहले मैं ढूंढने निकला एयरपोर्ट लाउंज। तो प्रायोरिटी पास वाला कार्ड तो चल नहीं रहा था, लेकिन मेरी एयरलाइन भी ठीक ठाक क्वालिटी की थी, तो मैंने एक बार ट्राई करना बेहतर समझा और हुर्रे, बोर्डिंग पास और मेरे क्रेडिट कार्ड की बदौलत मुझे एंट्री मिल गई इस आना नाम के लाउंज में। पैसा कितना देना पड़ा? 0 अंडा। तो या तो आप किसी अच्छी एयरलाइन के बिजनेस या फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, और या फिर आपके पास कोई अच्छा क्रेडिट कार्ड हो, तो चांसेस अच्छे रहते हैं कि आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी। अब एक बार एंट्री हुई तो उसके बाद जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो। वेज नॉन वेज खाना, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक सब मिलेगा यहाँ। एक बार एंट्री पे आप मैक्सिमम 3 घंटे लाउंज में रह सकते हो, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा था, तो मैंने फटाफट से लपेटा, कुछ बैग में भी डाला और दौड़ लगाई बोर्डिंग गेट की तरफ, ताकि शुरू हो पाए हमारा ये आइलैंड होपिंग करते हुए यूरोप के सबसे रिमोट आइलैंड पर जाने का सफर। तो जो पहला आइलैंड मैं जाने वाला हूँ उसका नाम है तेरसेरा लेजेस, और ये लोकेटेड है अटलांटिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच। बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुंचते हुए यहाँ बोर्डिंग स्टार्ट होती है और मेरा एक्साइटमेंट लेवल इस टाइम टॉप लेवल पे होता है। जाने की ऐसी फील आ रही है कि आज की उड़ान मेरी जिंदगी को भी एक नई उड़ान देगी। खैर देखा जाएगा, पहले जरा अपनी सीट पकड़ी जाए। खिड़की वाली सीट चेक इन करते टाइम ही पकड़ ली थी। अब लेंगे मस्त नज़ारा यहाँ से। बाकी इंडियन पासपोर्ट के साथ बोर्डिंग पास 2 हैं, लेकिन इसमें मुझे फ़्लाइट लेनी है 4। पहली फ़्लाइट लिस्बन से तेरसेरा आइलैंड, दूसरी फ़्लाइट तेरसेरा आइलैंड से पोंता दिलगाना, तीसरी फ़्लाइट पोंता दिलगाना से कॉर्वो आइलैंड। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है कि वो एक बार एक और आइलैंड पे रुकेगी, होर्ता आइलैंड। और फिर इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन से और रुक किया अटलांटिक ओशन की तरफ। 2 या 3 मिनट लगे होंगे जहाज को अटलांटिक ओशन के ऊपर तक पहुंचने में, और फिर इस 2 घंटे की फ्लाइट में खाने का ये सुंदर सा डब्बा सर्व होता है, जिसपे ये प्यारा सा कोड भी लिखा हुआ था, जिसे देख एक्साइटमेंट लेवल और हाई हो चला था। ये डब्बे की कहानी आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अब ये बस 320 डिसेंड करने लगा है मेरे पहले आइलैंड की तरफ। क्योंकि मैं लेने वाला हूँ 4 कनेक्टिंग फ्लाइट्स, तो अब यहाँ आके महसूस हुआ कि बिना बैग पैक के यहाँ क्या करेगा।
बैग अपना मिलेगा नहीं यहाँ पे। चलो यहाँ तो फिर भी ठीक है क्योंकि 7 ही घंटे का ले ओवर है, लेकिन अगले आइलैंड पे तो 20 घंटे का ले ओवर है और रात भी बितानी है और मेरा कैंपिंग का सब सामान उसी बैग के अंदर है। एनीवेज बात की टेंशन बाद में लेंगे, अभी ज़रा भाई ने टोपी लगाई, चश्मा ताना और निकल गया टाइम तोड़ने के लिए। लंच स्टार्ट्स हियर। लेकिन एयरपोर्ट की खूबसूरती देख के यहाँ से आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पीछे एयरपोर्ट का मेन टर्मिनल है, इधर यहाँ का रनवे है, इसके आसपास हैं सुंदर पहाड़ियाँ, इस साइड भी हैं सुंदर पहाड़ियाँ। अब समझ नहीं आ रहा कि भाई जाए तो जाए कहाँ। बाकी ये वही एयरपोर्ट वही रनवे है जहाँ एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 का अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद वो रिकॉर्ड तोड़ 121 किलोमीटर ग्लाइड करता है और फिर यहाँ इसी एयरपोर्ट पे आके लैंड करता है। तो इस एयरपोर्ट को, इस रनवे को एरा गैरा मत समझना क्योंकि ये एक ऐतिहासिक रनवे है। गर्मी बड़ी ज़्यादा होगी, तले तो कुछ उतारना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा लेयर डाली हुई है। अगली फ़्लाइट में है 7 घंटे का टाइम, तो तब तक एयरपोर्ट के आसपास ही कोई अच्छी लोकेशन ढूंढने निकलता हूँ ताकि इस ऐतिहासिक एयरपोर्ट का बेस्ट नज़ारा आपको दिखा पाऊँ। और ये आ गई रनवे की फेंसिंग, इतना पास है, हाथ से छू सकता हूँ इस रनवे को। भाई ये लोकेशन खतरनाक है, इधर है एयरपोर्ट का रनवे और इधर है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइट्स लगा रखी हैं ताकि प्लेन आता है तो उसको दिखे कि भाई कहाँ पे रनवे है, उसको रास्ता दिखाने के लिए। और यहाँ पे खेतों के अंदर भी लाइट लगा रखी है और यहाँ पे ऊपर से प्लेन जाता होगा, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कि फिल्मों में ऐसे ऊपर से प्लेन जाता है और उसके रनवे पे लैंड करता है। वाह भाई वाह। और फिर मैं चल पड़ा एक मीरा दूरों की तरफ, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है व्यू पॉइंट। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं एयरप्लेन स्पॉटिंग, और एयरप्लेन स्पॉटिंग के लिए इससे बेहतर जगह मिल ही नहीं सकती थी। यहाँ से नज़ारा ही देख लो, इतना सुंदर है, पूरा आइलैंड ही लगभग यहाँ से दिखाई दे रहा है, सुंदर वादियाँ दिखाई दे रही हैं और सबसे मेन ज़रूरी हमारा एयरपोर्ट। और यहाँ पे लैंड करते हुए प्लेन, हमारी जो प्लेन की स्पॉटिंग हो रही है वो बड़ी मस्त हो रही है। तो मेरा तो मन है नहीं कि और कहीं जाने का, यहीं बैठ के अभी रिलैक्स करता हूँ। मेरी फ़्लाइट का टाइम होगा, नेक्स्ट फ़्लाइट का, तो यहीं से अपना दौड़ लगाएंगे, 10-15 मिनट में वापस एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। अच्छा, पहली फ़्लाइट में जो खाना मिला था वो भाई उठा के ले आया था, क्योंकि हमने एयरपोर्ट लाउंज में इतना ज़्यादा खा लिया था कि भाई वो जगह ही नहीं बची हुई थी, तो ज़रा इसको अब खा लेंगे। बाकी एयरपोर्ट लाउंज से भी मैं एक सेब और एक संतरा ये उठा लाया था, तो ये हो जाएगा हमारा आज का लंच। बाकी इसी व्यू के साथ देखते हैं इस डब्बे में आखिरकार है क्या। ये तो पूरा खाना नहीं हुआ, एक बर्गर टाइप से है, ठीक है, एक आपके 5-6 बिस्किट दे रखे हैं और इसमें क्या है, इसमें तो भाई नैपकिन सा होगा, टिश्यू पेपर। तो ये छोटा सा स्नैक ही मिला है, लेकिन व्यू जानदार है तो सब चीज़ें माफ़। वापस कूच किया है तरसेरा एयरपोर्ट की तरफ, जहां से अब लेनी है एक और फ्लाइट, लेकिन अब की बार जाएंगे इस पूरे आर्किपेलागो के सबसे बड़े आइलैंड सान जॉर्ज आइलैंड पे। फिर से बोर्डिंग शुरू होती है और अब की बार जाने मिलेगा इस छोटू प्लेन में। अरे बाबा, ये तो छोटू सा प्लेन है, बहुत छोटा प्लेन है। तो फ्लाइट नंबर 2 ये आ गया, बेबी प्लेन। यहाँ एक बार तो ऐसा लगा कि केबिन क्रू की जगह पायलट्स ही लगे हुए हैं सेफ्टी ब्रीफिंग देने में, लेकिन नहीं, ये अलग बंदे थे। अच्छा, अब ये फ्लाइट की टोटल ड्यूरेशन तो बताई हुई है 45 मिनट की, लेकिन इसने प्रॉपर उड़ान भरी सिर्फ 15 मिनट के लिए, बाकी का आधा घंटा टेक ऑफ करने में और बचे हुए 15 मिनट क्रूजिंग एल्टीट्यूड से ज़मीन पे लैंड करने में। एनीवेज, अपना मकसद पूरा हुआ और अब हम आ गए हैं सान जॉर्ज आइलैंड के पोंता डेल्गाना एयरपोर्ट पे। इस एयरपोर्ट पे है लगभग 20 घंटे का लेओवर और प्लान है यहीं एयरपोर्ट पे ही कुछ आरामदायक जगह ढूंढने का, ताकि पिछली रात की तरह आज की रात काली ना करनी पड़े। अभी जगह के बारे में सोच ही रहा था कि पहले मन हुआ कि कुछ खा लिया जाए और फिर एक बार ही सीट पकड़ के सोया जाए। डिनर के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था ये। यहाँ ढूंढ निकाला एक ग्रिल्ड सैंडविच, जिसके लिए चुकाए लगभग 9 यूरो यानी कि 800 रुपये। अभी ये रेस्टोरेंट में मेन्यू देख ही रहा था कि कुछ ऐसा दिख जाता है जिसको देख के आंखें खुल जाती हैं। जी हाँ, एक फ्री रिलैक्स एरिया, भाई यही तो चाहिए था। तो सैंडविच खाते ही सबसे पहले भाई ने दौड़ लगाई और पहुंचा है इसमें जो ये लॉन्ज है, लॉन्ज तो नहीं कहेंगे, इसको रिलैक्स एरिया बोलते हैं। यहाँ पे रिलैक्स एरिया में पहुंचा, अभी आए हुए मुझे 25-30 मिनट हुए होंगे, तो हाल देख लो, यहाँ पे इधर भी खाली हो गया और मेरे इधर भी बिल्कुल खाली हो गया, सब लोग चले गए। और इस साइड पे जो हमारा यहाँ पे जो बोर्डिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ से भी लोग खाली होते दिख रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया 8:30 का
मुझे जो उम्मीद है कि 11 बजे तक यहाँ सारी फ़्लाइटें निपट लेंगी, उसके बाद जो मेरी तरीके के 3-4 निकम्मे बचे हुए हैं वही यहाँ पे रहेंगे। वैसे अभी जो ये हो रहा है ये इस प्लान का हिस्सा था नहीं। मुझे आज रुकना कैंपिंग में था और जो सामान की दिक्कत हुई, जो बैगेज नहीं मिला, उसकी वजह से अभी यहाँ रुकना पड़ रहा है। तो अभी कंटिन्यूस दूसरी रात हो गई है जिसमें सोने को मुश्किल ही मिलेगा। आज शायद फिर भी हो सकता है कि थोड़ा सोने को मिल जाए क्योंकि ये खाली बेड मेरे आसपास हैं और 2 बेड भाई ने पकड़ भी लिए हैं। बाकी डिनर अभी के लिए हो गया है, पेट फुल हो चुका है, थकान पूरी ज़्यादा है। अभी के लिए भाई लेगा नींद। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो फिर कल मुलाकात होगी और कल आपको फिर लेके चलेंगे एक अलग आइलैंड पे। अब आपको ये बोल के सोचा था कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। अब इंटरेस्टिंग तो कुछ ऐसा हुआ कि आप सुन के हिल जाओगे। तो जिस जगह पे आपको गुड नाइट बोल के सोया था वहाँ पे उस टाइम पे टाइम हुआ था लगभग 9 बजे थे और उसके बाद मैं 2 घंटे लगभग गहरी नींद में सोया। पता ही नहीं था कि भाई है कहाँ पे कहाँ नहीं है। और 11 बजे एक लेडी ऑफिसर आती है, पुलिस ऑफिसर आती है और आके मुझे उठाती है। मैं उठ के देखता हूँ नींद में, मैं कहा यार ये कौन है अजीब सी ड्रेस में। और तब मुझे पूछती है कि आप पोर्टुगीज़ में बात करना चाहोगे या इंग्लिश में। मैं डर गया कि यार ये क्या सीन हो गया। मैं समझता तो पोर्टुगीज़ भी हूँ पर मैंने सोचा कि इंग्लिश में बात करना बेहतर रहेगा। तो मैडम मुझे ये कहती है कि जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ पे मैं अलाउड नहीं हूँ। और मैं कहा यार ये क्या चक्कर पड़ गया, कोई वीज़ा वाला तो इशू होना नहीं चाहिए। लेकिन इशू ये था यहाँ पे कि ये एयरपोर्ट 24 आवर एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फ़्लाइट्स मतलब जो लास्ट फ़्लाइट होती है वो 10 से 11 बजे के बीच में जाती है। उसके बाद फिर सुबह से फ़्लाइट स्टार्ट होती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस एरिया में, इस ट्रांजिट जोन में इस टाइम पे नहीं रह सकते। और मैंने जब आग उठा के देखा तो पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ था। सिर्फ मैं ही वहाँ पे एक बंदा था, बाकी सिर्फ 3-4 बंदे और जो स्टाफ के थे पुलिस वाले वो भी अपने पैकअप कर रहे थे अपने घर जाने के लिए। तो मैडम ने मुझे एस्कॉर्ट किया। उसने कहा कि आपको अभी के अभी तुरंत मेरे साथ मुझे फॉलो करना होगा। तो मैं आपको इस एयरपोर्ट से बाहर लेके जाऊँगी और आप वहाँ पर रह सकते हो। मतलब ट्रांजिट जोन से बाहर लेके जाऊँगी, एयरपोर्ट के एरिया में आप रह सकते हो। तो उसके बाद मैंने मैडम को फॉलो किया और मेरे को बाहर लेके गई वो। तो मैं बाहर जाके जगह कि ये थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पे आप रात बिता सकते हो। उसके बाद जब कल आपका फ़्लाइट का टाइम होगा तब आप यहाँ पे ट्रांजिट जोन में आ जाना। और फिर मेरे को दिखती है एक ऐसी जगह, एक रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे पहुँचता हूँ मैं रात को और बढ़िया उससे भी अच्छी जगह सोने की मुझे यहाँ पर मिल जाती है। अभी सुबह हो गई है और रेस्टोरेंट पे भीड़ होनी शुरू हो गई है। तो अभी टाइम आ गया है मेरा भी यहाँ से उठ के अपना अलग ठैया ढूंढने का। ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे कोई आंटी या अंकल कुछ ऐसे सोए हुए हैं। कल कुछ मैं भी यहीं सोया हुआ था इस जगह पे, इधर ही। अच्छा, छोटा सा एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट हो गया पूरा। और इसके इधर यहाँ पे एक इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, ये देखो, ये लिखा हुआ है बाइक असेंबली एरिया। तो यहाँ पे काफ़ी प्रमोट करते हैं कि लोग बाइक पे आएँ और यहाँ पे आइलैंड को बाइक पे घूमें। तो यहाँ पे इन्होंने एक बाइक के लिए एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे आके अपनी बाइक को टांग सकते हो और उसके बाद अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी करके उसको असेंबल कर सकते हो। उसके बाद आइलैंड को आराम से घूम सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, मुझे इस आइलैंड पे स्पेशली देखने को मिली। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो इन आइलैंड्स पे आते हैं ना वो घूमना पसंद करते हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी रेंट करके, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी वगैरह का सिस्टम बहुत ही कम होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। जबकि रेंट पे गाड़ियाँ बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं। मतलब एक आइलैंड का एयरपोर्ट है लेकिन यहाँ पे दुनिया भर की एक कार रेंटल सर्विसेज के काउंटर बने हुए हैं जहाँ से आप ईजिली कार रेंटल कर सकते हो और कुछ लोग कर भी रहे हैं। लेकिन अपना प्रोग्राम अभी कुछ और मस्त एडवेंचर करने का है। टाइम तो अभी काफ़ी काटना है, इसलिए सोचा कि तो नाश्ता ही कर लेते हैं। और कि फ़्लाइट में खाना मिल नहीं रहा है। जो सिर्फ पहली फ़्लाइट थी जिसमें मैं लिस्बन से निकला था, क्योंकि वो प्लेन भी बड़ा था। उसके बाद से जो भी मैंने प्लेन लिया वो बहुत छोटे प्लेन है, तो उसमें खाना नहीं मिल रहा। बड़े प्लेन में खाना मिला था एक ही बार, वो दिखाया था आपके जो छोटे स्नैक्स मिले थे। और मैं अभी खा लेते हैं। अब आगे भी जो इस एयरलाइन में मैं जाने वाला हूँ सेम एयरलाइन है, लेकिन प्लेन छोटा ही होगा क्योंकि ये छोटे आइलैंड पे छोटे छोटे प्लेन लैंड करते हैं और इनमें खाना सर यूजली करते नहीं है। तो मैं कहा सेफ साइड होके खा पी लेते हैं। तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, इससे खाना ऑर्डर किया है। वैसे बड़े रेस्टोरेंट भी है, जैसे रात को ऑर्डर किया था, लेकिन यहाँ मैं छोटे पे आऊँगी थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैडम है जो बेच रही है चीज़ें, तो इस पर मैंने यहाँ से ऑर्डर किया है। एक ही हो गया, ये टूना फिश वाला काइंड ऑफ सैंडविच टाइप से है। साथ में होगी कॉफ़ी और साथ में हो गया ये हमारा पाइनएप्पल जूस। इसकी कॉस्टिंग मुझे आई है लगभग 3 यूरो के आसपास, 3 यूरो 30 सेंट, जो कि इंडियन में हो गया हमारे लगभग 300 रुपये के आसपास। अच्छा, यहाँ पे पानी भरने का सही सिस्टम लगा हुआ है, फ्री में आप पानी भर सकते हो। ये देखो, ये बटन लगा हुआ है, दबाओ और भरो। यहाँ पे मशीन से पानी भर लिया। 1 लीटर लगभग ये पानी होगा, 800 ml पानी है, फ्री में मिल गया। तो इसके बगल में एक दुकान है, इस पर अगर मैं आपको रेट दिखाऊंगा ना कि इतना पानी यहाँ पे कितने का मिलेगा, आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पे ये पानी की बोतल रखी हुई है, इसका रेट देख लो,
2.30 2.50 ये भी सिर्फ 200 ml। यहाँ भाई को फ्री में मिल गया। बाकी टाइम अभी भी काफ़ी पड़ा हुआ है, तो अपनी फेवरेट जगह इस जगह पे चलते हैं जिसको यहाँ पे बोला जाता है रिलैक्स जोन। अच्छा, यहाँ पे अब इस पे भी बोर्ड पे भी दिखाने लग गया मेरी फ़्लाइट का नाम। ये है अपनी 11 बजे की फ़्लाइट है, कॉर्वो हॉर्ता। देखो बाकी सब पे दो एक एक नाम दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ एक यही फ़्लाइट है जिस पे 2 नाम दिखा रहा है। रीज़न बिहाइंड ये फ़्लाइट एक आइलैंड से होते हुए दूसरे आइलैंड पे जाएगी। जो ये कॉर्वो आइलैंड है ये काफ़ी छोटा आइलैंड है, और हॉर्ता आइलैंड है ये थोड़ा सा बड़ा आइलैंड है। पहले ये जाएगी हॉर्ता पे, फिर जाएगी कॉर्वो पे। और फिर फाइनली 20 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद मेरी तीसरी फ़्लाइट का बोर्डिंग गेट नंबर फ्लैश होने लगा, और ये जान के और उत्सुकता हुई कि ये जहाज़ तो पिछले वाले से भी छोटा होने वाला है। ये वाला प्लेन तो पिछली बार वाले से भी और छोटा लग रहा है। ये देखो, देखते हैं अभी इसका मॉडल नंबर कौन सा है। बोर्डिंग कंप्लीट होने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि गिनती के इसमें 30 से 40 पैसेंजर बैठने वाले थे। ये प्लेन तो नेपाल वाले प्लेन से भी छोटा लग रहा है। तो ये एयरप्लेन जिसका नाम है Q200-8, इसकी कैपेसिटी है 36 पैसेंजर्स की। इस एयरक्राफ्ट के काफ़ी छोटे बड़े वेरिएंट आते हैं, और इनको बनाया जाता है एक कैनेडियन कंपनी के द्वारा। और फिर ये छोटू एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है साउथ जॉर्जे आइलैंड के पोंता डेल्गाडा एयरपोर्ट से, और रुक करता है एज़ोरेज़ आइलैंड चेन के सेंट्रल आइलैंड्स के सदर्न मोस्ट आइलैंड की तरफ, जिसका नाम है हॉर्ता आइलैंड। यहाँ इस उड़ान में नज़ारे काफ़ी सुंदर देखने मिलते हैं, क्योंकि अटलांटिक ओशन के साथ साथ यहाँ देखने मिलता है माउंट पीको, जो कि है एक शांत वोल्केनो। लेकिन इस पूरे देश का इंक्लूडिंग मेनलैंड पोर्टुगल, पीको है यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन। हाईएस्ट तो है ही, लेकिन इसके नज़ारे काफ़ी सुंदर हैं, और यही रीज़न था कि जनता भी लगी हुई थी सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में उतारने में। नज़ारे दिखाने के बाद ये जहाज़ लैंड करता है हॉर्ता एयरपोर्ट पे, जहाँ लेना होता है इसको एक छोटा सा ब्रेक। ये ब्रेक किस नाम का था वो भी पता लगेगा आगे। और ये हो गया हमारा तीसरा स्टॉप, और तीसरा हमारा आइलैंड। लेकिन इस पर घुमाऊँगा आपको अच्छे से, दोबारा वापस आएंगे इस पर। लेकिन अभी जिस पे हमने जाना है वो है कॉर्वो आइलैंड, यूरोप का सबसे छोटा आइलैंड, उसकी तरफ जाएंगे। अभी तो उसमें एयरपोर्ट के बाहर आ गया, सिर्फ थोड़ी कुछ 1 मिनट का ब्रेक है यहाँ पे, सिर्फ 45 मिनट का ब्रेक है। मैं चलो आप एयरपोर्ट दिखाता हूँ आपको बाहर से। इधर यहाँ ही साथ में ही रनवे है। यहाँ पे इतने छोटे छोटे एयरपोर्ट होते हैं कि भाई आपको रनवे वहीं से खड़ा हुआ दिख जाता है। प्लेन भी हमारा इस बिल्डिंग के पीछे खड़ा हुआ, तो मैं ज़रा से हल्की सी खुली हवा लेने के लिए बाहर आ गया। और अभी वापस जाऊंगा अपने ट्रांजिट जोन में। लास्ट फ्लाइट है, सिर्फ निकलते 30-40 मिनट की अलग फ्लाइट होगी, वो लेके जाएगी हमारे को कॉर्वो आइलैंड। तो यहाँ चल रही है प्लेन की रिफ्यूलिंग। ये देखो यहाँ से चल रहा है, भरा जा रहा है इसमें तेल, बड़ा छोटा सा तेल है यार। रिफ्यूलिंग हो गई पूरी, जहाज़ तैयार है अपना, चलते हैं फिर से इसके अंदर। चलो 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 चलो। ओके, जहाज़ अब पहुँचा दे अंदर। और फिर सेम जहाज़ से भरी जाती है मेरी इस 48 घंटे की जर्नी की फाइनल उड़ान, जो मुझे लेके जाने वाली थी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के सबसे रिमोट आइलैंड पे। एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, कैसा होगा एक रिमोटेस्ट आइलैंड का एयरपोर्ट। फ्लाइट के लैंड करते ही पहली बार दीदार हुआ ये छोटे आइलैंड के प्यारे प्यारे घरों का। यूरोप का पार्ट होने की वजह से रनवे तो ठीक ठाक बना हुआ था, और लैंडिंग भी ठीक से हुई। अच्छा, ये एयरपोर्ट इतना छोटा था कि कब प्लेन से निकल के बाहर आ गए समझ में ही नहीं आया। और फिर एयरपोर्ट के बाहर ही बनी हुई थी ये नाम की बैगेज बेल्ट, जहां एक भाई एक बग्गी सी में सबके बैग लोड करके लेके आया। काफ़ी फनी लगा ये एक्सपीरियंस। ऐसी बेदर्दी से बैग आया, बाकी सब तो ठीक था, सामान सब कुछ सेट है, लेकिन हमारा स्लीपिंग बैग ये थोड़ा सा बाहर निकल गया। थैंक गॉड मैंने यहाँ पे ये टाई बांध दी थी यहाँ पे भी, और स्लीपिंग बैग पे और टेंट पे भी। एक डर था कि यहाँ क्योंकि काफ़ी फ्लाइट बदलनी थी, तो ये उधर से उधर बैग फेंकते हैं तो कहीं पे कुछ मिसप्लेस ना हो जाए, और इसी ने ही इसको बचा लिया। देख लो, तो आगे आपको भी एडवाइस चाहिए, अगर कभी कैंपिंग वगैरह करने जा रहे हो, काफ़ी फ़्लाइट्स बदलनी है, तो ये टाई बांध दिया करो साथ में। तो फाइनली 4 फ्लाइट बदल के अपनी ज़िंदगी के 48 घंटे लगाकर आपका सोल रोवर पहुंच तो गया कॉर्वो आइलैंड। लेकिन यहां पहुंचने के लिए चुकाने पड़े 15,000 रुपये, और साथ ही उठानी पड़ी बहुत सारी दिक्कत भी।
लेकिन मन था ये एक्सपीरियंस लेने का, तो आखिर कर ही डाला। नेक्स्ट चैलेंज रहेगा इस रिमोटेस्ट आइलैंड पे अगले कुछ दिन बिताने का बिना कोई पैसा खर्च किए। अब ये इंटरेस्टिंग होगा, ये भी पता लगेगा आने वाले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। फिर से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।